बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ ग्लाइकोलाइसिस इज़ रेगुलेटेड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्लाइकोलाइसिस की रेगुलेशन कैसे होती है, कौन से रेगुलेटरी स्टेप्स हैं और उन एंजाइम्स की रेगुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले आपको ये बात पता है कि दो तरह की रेगुलेशन में जब भी हम बात करते हैं तो वो दो तरह की रेगुलेशन होती है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। फिर शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में फर्दर इट डिपेंड्स ऑन आइदर सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी या फिर एलोस्टेरिक रेगुलेशन, मतलब एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होंगे या फिर एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स होंगे। और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होती है बाय हार्मोन्स, मतलब वो हार्मोन्स या तो एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं या फिर रिप्रेस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पाथवे। ठीक है, ये दो तरह की रेगुलेशन की आपको बात पता चल गई कि या तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है या फिर लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है। अब हमने बात करनी है कि ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेटरी स्टेप्स। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि ग्लाइकोलाइसिस के टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, जिनमें से 3 इरिवर्सिबल रेगुलेटरी स्टेप्स हैं और 7 स्टेप्स हैं वो रिवर्सिबल हैं। तो फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप और जो लास्ट स्टेप है ना, दीज आर द रेगुलेटरी स्टेप्स, दीज आर इरिवर्सिबल स्टेप्स। अब ये स्टेप्स हैं कौन कौन से हैं। पहले स्टेप में है फॉस्फोराइलेशन, एंजाइम है ग्लूकोकाइनेस या फिर हेक्सोकाइनेस और बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। थर्ड स्टेप में है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसकी भी फॉस्फोराइलेशन होगी। एंजाइम है फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेस 1 और आपके पास प्रोडक्ट साइड पे आता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और लास्ट स्टेप है जिसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट है और इससे बन रहा है पायरुवेट। यहाँ पे फॉस्फोइनोल मतलब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है। एंजाइम है पायरुवेट काइनेस और एटीपी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की। मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होती है हार्मोन्स की वजह से। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस में बात करें तो हम दो हार्मोन्स का इफेक्ट मेनली पढ़ेंगे, एक इंसुलिन है और दूसरा ग्लूकागोन है। आपको ये पता है कि इंसुलिन का क्या काम है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम करना। और ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब है, इट इज़ ग्लूकोज ब्रेक डाउन, मतलब ग्लाइकोलाइसिस से भी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम होता है। तो इंसुलिन जहाँ पे भी है वो सारे ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेटरी एंजाइम्स को इंड्यूस करेगा। ठीक है, और ग्लूकागोन उसको रिप्रेस करेगा। ये मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताती हूँ। तो पहला स्टेप है हमारे पास ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन। एंजाइम मैंने आपको बताया या यहाँ पे हेक्सोकाइनेज है या फिर ग्लूकोकाइनेज है। यहाँ पे एंजाइम है फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1 और यहाँ पे एंजाइम है पायरुवेट काइनेज। ओके, अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की। मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन हार्मोन्स की वजह से होती है। आपको ग्लाइकोलाइसिस की रेगुलेशन में अगर कोई चीज़ याद नहीं भी आ रही तो अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं कि इंसुलिन सारे रेगुलेटरी स्टेप्स को मतलब इंड्यूस कर रहा है, आप यहाँ पे इंसुलिन लिखें और यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दें, ग्लूकागोन लिखें और ये रिप्रेस करता है तो नेगेटिव साइन लगा दें, तो ये भी मोर देन इनफ है। अगर आपको लेट्स सपोज एलोस्टैटिक रेगुलेशन भूल गई है तो आप अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में हार्मोन्स का इफेक्ट लिख देंगे ना, दैट विल बी मोर देन इनफ। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आप लिखेंगे और यहाँ पे भी आप ऐसे ही लिखेंगे। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के बाद शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के बारे में बताने से पहले ये बता दूँ कि हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस का डिफरेंस क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस। ये एंटायरली डिफरेंट एंजाइम्स हैं। तो इनके दरमियान में जो पहला जो डिफरेंस है ना, वो एक है केएम का, दूसरा है वीमैक्स का, तीसरा है एलोस्टेरिक रेगुलेशन का। फिर इनके इनहिबिटर्स भी डिफरेंट होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। जो हेक्सोकाइनेज है ना, उसकी ग्लूकोज के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब स्लाइड ग्लूकोज अमाउंट से भी ये एक्टिवेट हो जाता है। ग्लूकोज की कंसनट्रेशन में अगर स्लाइड सा भी इंक्रीज़ हुआ है ना तो हेक्सोकाइनेस एक्टिवेट हो गया। अगर इसकी एफिनिटी ज़्यादा है तो इसकी केएम कम होगी, तो मतलब लो केएम, और वाइस वर्सा इसकी केएम ज़्यादा है। आपको ये बात तो पता है कि केएम का एफिनिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। मैं आपको एक एंजाइम का बता देती हूँ, दूसरे का आप उसके अकॉर्डिंग खुद कर सकते हैं। हेक्सोकाइनेज की ग्लूकोज के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, स्लाइड ग्लूकोज कंसनट्रेशन से भी ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। अगर इसकी एफिनिटी ज़्यादा है तो इसकी केएम कम है, इसका वीमैक्स भी कम है।
स्लाइड ग्लूकोज कंसनट्रेशन से एक्टिवेट तो हो गया है और ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन इसने स्टार्ट कर दी है, लेकिन स्लोली फॉस्फोराइलेट करेगा, कोई इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं, वेलोसिटी इसकी कम है। थर्ड में हम बात करेंगे कि इसकी एक्टिवेशन किससे होती है। स्लाइड ग्लूकोज से एक्टिवेट हो जाता है, ठीक हो गया। और इसका इनहिबिटर कौन है, हेक्सोकाइनेज का। हेक्सोकाइनेज का इनहिबिटर है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये इस पर नेगेटिव इफेक्ट शो करता है। तो इनहिबिटर इसका कौन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, अब ये हेक्सोकाइनेज का एक इम्पॉर्टेंट काम क्या है, ये हाइपोथैलेमस में जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है वहाँ पे, हाइपोथैलेमस में जितनी भी न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे ये क्या डिटेक्ट करता है, ग्लूकोज के लेवल को डिटेक्ट करता है, हाइपोग्लाइसीमिया को डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये इसका काम हो गया हाइपोथैलेमस में, ठीक है। जबकि अगर अब हम बात करते हैं ग्लूकोकाइनेज की, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी केएम कम है तो इसकी केएम ज़्यादा है, इसकी वीमैक्स भी हाई है, ठीक हो गया। ये रैपिडली ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट करता है। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये दो जगहों पे मेनली प्रेजेंट होता है, एक तो लिवर में एंड सेकेंडली पेनक्रियास में, पेनक्रियास के भी बीटा सेल्स में, ठीक है। तो एक हमने इसकी लोकेशन की बात कर ली, लिवर के हेपेटोसाइट्स में प्रेजेंट है, पैरेन्काइमल सेल्स में एंड पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स में। इसका काम क्या, इसने भी सिंपली ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेशन करना है। अगर इसकी केएम ज़्यादा है तो इसकी ग्लूकोज के लिए एफिनिटी कम है, मतलब इट रिक्वायर्स वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज टू गेट हाफ सेचूरेटेड। तो ये ग्लूकोज की हाई कंसनट्रेशन से ही एक्टिवेट होता है, लेकिन फिर ये रैपिडली फॉस्फोराइलेट करता है क्योंकि इसकी वीमैक्स हाई है। अच्छा, अब इसका इनहिबिटर कौन है, इसका इनहिबिटर है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि किससे बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आइसोमेराइजेशन से बनता है। सेकंड स्टेप है ना ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक हो गया। अब ये करता क्या है, ये एंजाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट डिटरमाइंस थ्रेशोल्ड फॉर इंसुलिन सिक्रीशन। तो इसका इंसुलिन सिक्रीशन के लिए इसने थ्रेशोल्ड को डिटरमाइन करना है, ठीक है। और ये प्रिवेंट करता है डायबिटीज़ मेलाइटस को। तो ये एंजाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो इसने इंसुलिन सिक्रीशन को इसने रेगुलेट करना है और सेकेंडली डायबिटीज़ मेलाइटस को प्रिवेंट करना है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने कार्ब रिच डाइट ले ली है, लाइक किसी बंदे ने मिठाई बहुत ज़्यादा खा ली है, तो अब उसके जो जीआईटी में बहुत ज़्यादा जो शुगर है, अब आपको पता है कि जीआईटी से जितना भी जो आपका ब्लड होता है वो पहले के सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए, उससे पहले वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाता है। पोर्टल मतलब लिवर की सर्कुलेशन में। तो लिवर में क्या चीज़ प्रेजेंट है, लिवर में ग्लूकोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट है। जैसे ही ग्लूकोज की बहुत हाई कंसनट्रेशन आती है तो ग्लूकोकाइनेज एक्टिवेट हो जाता है, रैपिडली ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करता है। अब आपको ये भी पता है कि जो फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज होता है ना, वो सेल के अंदर ही ट्रैप रहता है, वो ब्लड में नहीं एंटर होता, वो टिश्यूज़ में एंटर नहीं होता, वो सेल के अंदर ट्रैप हो जाता है। तो इस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है ग्लूकोकाइनेज के एक्शन की वजह से। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें, बस आपने फर्स्ट स्टेप में जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, उसके आपको डिफरेंस आने चाहिए। सेकेंडली आपने उसकी रेगुलेशन में देख ली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, जो कि हार्मोन्स की वजह से है, इंसुलिन इसको इंड्यूस कर रहा है इस एंजाइम को, इन दोनों एंजाइम्स को, और जो ग्लूकोकाइनेज है वो रिप्रेस कर रहा है, ठीक है। इसकी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिटर है हेक्सोकाइनेज का और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनहिबिटर है ग्लूकोकाइनेज का। इस स्टेप में बस आपने इतना ही याद रखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की फॉर्मेशन। यहाँ पे एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। इस एंजाइम की भी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन वही सेम है जैसे कि फर्स्ट स्टेप में थी, जो इंसुलिन है वो इंड्यूस करेगा और ग्लूकागोन रिप्रेस करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में हम बात कर लेते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स की, एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स की और सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी की। सबसे पहले सबस्ट्रेट की बात करते हैं। इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा उतना ही ये एंजाइम ज़्यादा एक्टिव होगा और इसकी फॉस्फोराइलेशन करके फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना देगा। ये तो बहुत आसान सी बात है। अब बात करते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन कैसे होती है। तो एलोस्टेरिक पहले हम एक्टिवेटर्स देख लेते हैं। इस एंजाइम के एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स जो है ना वो कौन से हैं, वो हैं दो। एक आपके पास है फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है, और सेकंड पे है आपके पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर दैट इज
cyclic AMP. These two are allostatic activators of this enzyme phosphofructokinase 1. यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो फ्रुक्टोज 2,6-bis फॉस्फेट है, ये जहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 को, दैट इज़ एन एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, वहीं पे ये इनएक्टिव भी करता है किसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम को। ठीक है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है जो कि ग्लाइकोलाइसिस को प्रमोट करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। ठीक है, और दूसरा एलोस्टेटिक एक्टिवेटर है साइक्लिक AMP। एक्टिवेटर्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं एलोस्टेटिक इनहिबिटर्स की। इस एंजाइम के एलोस्टेटिक इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको इस मार्कर से बता देती हूँ। इनहिबिटर्स हैं दो, ATP एंड सिट्रेट। ठीक, ATP और सिट्रेट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 को एलोस्टेटिकली इनहिबिट करेंगे, जबकि साइक्लिक AMP और फ्रुक्टोज 2,6-bis फॉस्फेट इस एंजाइम को एलोस्टेटिकली एक्टिवेट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1। अब हम लास्ट एंजाइम की बात कर लेते हैं। दिस इज पायरुवेट काइनेस, जो कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट फॉर्मेशन करवा रहा है। इस एंजाइम का जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है वो वैसे ही है, इंसुलिन इंड्यूस कर रहा है और ग्लूकागोन रिप्रेस, जबकि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में हम इसके एलोस्टेटिक एक्टिवेटर की बात करते हैं। इसका एलोस्टेटिक एक्टिवेटर है फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे हमने फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट की बात की थी, इस स्टेप में हमने फ्रुक्टोज 2,6-bis फॉस्फेट की बात की है। आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना। फ्रुक्टोज 2,6-bis फॉस्फेट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग, जबकि फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट ये ग्लाइकोलाइसिस का ही एक इंटरमीडिएट है जो कि इस स्टेप में आपके पास बना है। ठीक है, तो ये फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट एलोस्टेटिक एक्टिवेटर है पायरुवेट काइनेस का, और इस चीज़ को हम बोलते हैं कि मतलब एक रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट ही उस रिएक्शन के एक एंजाइम को एक्टिवेट करे, इस चीज़ को हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन। ठीक है, तो पायरुवेट फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे ATP फॉर्मेशन भी होती है। आपको बाद में पहले बता चुकी हूँ कि जहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे ये फॉस्फो ग्रुप रिमूव होता है, तो इसको फ़ौरन ADP एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे ATP फॉर्मेशन भी होती है। तो ATP जब बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो एक इनहिबिटर की हमने बात कर ली पायरुवेट काइनेस, और एक्टिवेटर की बात कर ली फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। ये हमने बात कर ली एंजाइम्स के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की, या फिर आप ऐसे कह लें कि ग्लाइकोलाइसिस की रेगुलेशन हमने देख ली इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मैं ऑल्टरनेट फेट्स ऑफ पायरुवेट के बारे में बताती हूँ। अल्लाह हाफिज़।